हेलो दोस्तों अगर आप जेके एसएसबी का अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस तरह बनाया जाता है। कल हमने आपको बताया था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। दोस्तों ये बहुत ही आसान है, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कुछ एंट्रीज को ऐड करना होता है और कुछ एंट्रीज को लेस करना होता है और लास्ट में हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनता है। तो दोस्तों जब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो अगर आप बैलेंस एज पर कैश बुक लेते हैं तो ये जो एंट्रीज हैं ये आपको ऐड करनी है। इनमें सबसे पहले आप दोस्तों याद रखें, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने यानी बिजनेस ने कोई चेक इशू का मतलब है किसी को चेक दी पेमेंट के लिए, लेकिन उसने वो चेक जो है बैंक को नहीं दी पेमेंट के लिए, उसने अपनी जेब में रख दी या कहीं पर भी रख दी, वो बैंक पे गया ही नहीं। तो ये जो एंट्री है ये आप अपने कैश बुक में क्या करेंगे, इसको आप ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मानिए आपका जो पासबुक है उसमें आपकी बैलेंस 20,000 शो होती है और आपका जो कैश बुक है वो भी 20,000 रुपी जो है वो शो करता है। अब आपने कोई चेक जो है वो इशू की, यानी आपने चेक के जरिए से किसी को पेमेंट करनी है तो आपने उसको चेक दी। तो फिर आप क्या करते हैं, आप अपने कैश बुक में इसको एंटर करते हैं कि मैंने किसी आदमी को चेक के जरिए से पेमेंट कर दी। तो आप क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 5,000 रुपए की पेमेंट कर दी। तो जो ही आप चेक देंगे उसके बाद आप एंट्री करेंगे अपने कैश बुक में और यहां से इस बैलेंस में से आप 5,000 रुपये जो है वो लेस करेंगे क्योंकि आपने पेमेंट की। तो यहां पर आपका जो बैलेंस है वो 15,000 रुपीज बचेगा। अब क्या होगा जब आप बैंक के साथ इस ट्रांजैक्शन को महीने भर बाद या 2 महीने बाद आप रिकंसिलिएट करेंगे, तो जब आप पासबुक चेक करेंगे तो पासबुक में आपको 20,000 रुपये जो है वो शो होंगे, लेकिन आपकी जो कैश बुक है वो आपको 15,000 ही दिखाएगी। तो ये जो बंदा है, जैसा आप जानते हैं कि ये तो बैंक के पास गया ही नहीं, इसने जो चेक है वो अपनी जेब में ही रखी। तो इस हालत में आप क्या करेंगे, क्योंकि यहां से बैंक से जो है वो पैसे निकले ही नहीं है, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, आप वापस ये जो 5,000 जो बैंक से निकले ही नहीं है इनको फिर से आप ऐड करेंगे। तो इस तरह आप क्या करेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो इसको आप वापस ऐड करेंगे अपने कैश बुक में। तो इस तरह आपकी जो बैलेंस है वो 20,000 वापस आ जाएगी। तो इस तरह कैश बुक और जो पासबुक है इनकी बैलेंसेस सेम होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चेक्स इशूड बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आफ्टर द डेट ऑफ द स्टेटमेंट। वो चेक जो आपने पेमेंट के लिए इशू की लेकिन उसको पेमेंट के लिए बैंक में डाला गया, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब आप तैयार कर रहे हैं उस डेट के बाद, तो इस वाली एंट्री को भी आप कैश बुक में ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों आपने कल यानी 28 फरवरी को एक चेक इशू की थी, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज की। तो जब आप चेक इशू करेंगे पेमेंट के लिए तो आप उसी टाइम अपने कैश बुक में उसकी एंट्री करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके कैश बुक में आपके पास 2,000 रुपीज थे और आपने जब पेमेंट की 500 रुपीज की, तो आप अपने कैश बुक में से इसको लेस करेंगे। तो इस तरह आपकी जो बैलेंस है वो 1,500 रुपीज है। और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आप आज यानी 1 मार्च को बैंक पे जाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए। क्योंकि ये जो बंदा है ये कल ही पेमेंट निकालने के लिए नहीं गया था,
ये क्या करता है, ये आज यानी 1 मार्च के बाद कभी जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके बैंक में से कल पैसे निकले ही नहीं है। तो इस सूरत में जो पासबुक की बैलेंस होगी और जो आपके कैश बुक की बैलेंस होगी वो अलग अलग होगी। फॉर एग्जांपल, आपके बैंक में से पैसे निकले ही नहीं है तो वहां पर तो बराबर 2000 ही आपकी बैलेंस शो करेगा, जबकि आपके पासबुक में 1500 रुपीज शो होगा। तो आप क्या करेंगे, ये जो 500 रुपए का आपने लेस किया है अपने कैश बुक में से, उसको आप वापस ऐड करेंगे और इस तरह आपके 2000 रुपीज और पासबुक का जो अमाउंट है वो इक्वलाइज हो जाएगा। जैसा आप जानते हैं कि पासबुक और कैश बुक की जो बैलेंस है वो इक्वल होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है जो आपको अपने कैश बुक में ऐड करना होता है, चेक सेंड टू बैंक कलेक्टेड और क्रेडिटेड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तो अगर आपने कोई चेक बैंक पे भेजी है ताकि वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाए, डिपॉजिट हो जाए, वो कलेक्ट भी होती है और उसको आपके अकाउंट में क्रेडिट भी किया जाता है, डिपॉजिट भी किया जाता है, लेकिन आप अपने कैश बुक में उसको चढ़ाना, उसको ऐड करना भूल जाते हैं, तो ये भी आप अपने कैश बुक में ऐड करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन बैंक डायरेक्टली एंड नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब कोई क्या करता है, आपका कोई कस्टमर होता है, वो क्या करता है, वो बिना बताए आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे ऐड करता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके बैंक में किसी ने पैसे ऐड किए हैं, डिपॉजिट किए हैं। क्योंकि जब बैंक में आपके अकाउंट में पैसे ऐड किए जाते हैं तो बैंक वाले उसको पासबुक में तो ऐड कर लेते हैं, लेकिन आपको जब पता ही नहीं होता है तो आप वो कैश बुक में ऐड नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, आपके कैश बुक में आपकी बैलेंस 20,000 रुपीज है और आपके दिस पासबुक में यानी बैंक में भी 20,000 रुपीज हैं। और फिर क्या कोई कस्टमर करता है, वो डायरेक्टली बैंक में फॉर एग्जांपल आपके 5,000 जमा करते हैं, तो इस तरह जो पासबुक है उसमें 25,000 रुपीज जो हैं वो आ जाते हैं। और जब आप कभी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो आपका जो कैश बुक का अमाउंट है वो 20,000 शो करेगा और आपका जो पासबुक है वो यहां पर 25,000 रुपीज शो करेगा। तो इस हालत में आप क्या करेंगे, जो ये डायरेक्टली पैसे आपके पासबुक में या बैंक अकाउंट में ऐड किए गए हैं, आप ये वाला अमाउंट भी ऐड करेंगे अपने कैश बुक में। तो यहां पर आप 5,000 रुपीज कैश जो है वो ऐड करेंगे। इस तरह आपकी जो बैलेंस है वो 25,000 रुपीज आ जाएगी। तो जब डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसे जमा होते हैं बिना आपको पता चले, जब आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो इस अमाउंट को भी आप ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा, वो है चेक्स इशूड एंड प्रेजेंटेड बट डिसऑनर्ड। इसका मतलब ये है कि आपने कोई चेक जो है उसको इशू किया, इशू मतलब आपने किसी को दी ताकि वो पैसे निकाले आपके बैंक अकाउंट से, उसको बैंक में प्रेजेंट भी किया गया, यानी वो चेक जो है बैंक में ली भी गई, लेकिन उसको डिसऑनर किया गया। डिसऑनर का मतलब है कि वहां से पैसे जो हैं वो नहीं निकले किसी भी वजह से, चाहे चेक में कोई खराबी है या बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं। तो इस हालत में जब बैंक से पैसे ना निकलें तो ये जो अमाउंट है ये एंट्री भी आप क्या करेंगे, इसको भी आप कैश बुक में ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर आपके बैंक में बैंक पासबुक आपको शो कर रहा है 1,000 रुपीज और आपका कैश बुक भी आपको शो कर रहा है 1,000 रुपीज। तो आपने क्या किया, आपने किसी को चेक दी, फॉर एग्जाम्पल आपने 200 रुपीज की किसी को चेक दी कि जाइए और बैंक से 200 रुपए आप निकाल सकते हैं। वो बेचारा बैंक पे गया भी, लेकिन बैंक वालों ने उसको मना किया क्योंकि आपके चेक में या कोई प्रॉब्लम है या आपके बैंक में पैसे नहीं है।
तो इस हालत में क्या होगा, ये जो चेक है 200 रुपीज की, ये आपके अकाउंट से नहीं निकलेगी। लेकिन चूंकि आपने चेक इशू की तो आप तो एज यूजुअल अपने कैश बुक से लिखेंगे कि आपने 200 रुपए की चेक दी और आप उसको कैश बुक से क्या करेंगे, जरूरी माइनस करेंगे। तो यहां पर आपका जो अमाउंट है वो 800 रुपीज आपको शो करेगा। लेकिन जब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो बनाएंगे, यहां पर आप देख रहे हैं कि आपका पासबुक जो है वो आपको दिखाएगा कि 1000 रुपीज है, लेकिन आपका जो कैश बुक है वो कहेगा 800 ही रुपीज है। तो चूंकि ये जो चेक है ये किसी वजह से इसमें डेट गलत है, इसमें साइन की कोई प्रॉब्लम है, सिग्नेचर की प्रॉब्लम है, ये नहीं निकली थी, तो इस हालत में आप क्या करेंगे, ये जो 200 रुपीज की चेक है उसको आप वापस कहां पर ऐड करेंगे, अपने कैश बुक में। इस तरह जो बैलेंस है वो अगेन 1000 रुपीज आ जाएगी, जो कि कैश बुक के साथ फिर मैच करेगी। तो चेक्स इशूड एंड प्रेजेंटेड बट डिसऑनर्ड, इसको भी आप ऐड करेंगे कैश बुक में। यहां तक उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको अच्छे से समझना होगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। मतलब अगर बैंक आपके अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट पे करता है और ये इंटरेस्ट जो है आपके पासबुक में ऐड किया जाता है, आपके बैंक अकाउंट में ऐड किया जाता है, और अगर आपने उस इंटरेस्ट को कैश बुक में एंटर नहीं किया होगा तो आप इसको कैश बुक में ऐड कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपके बैंक में 1000 रुपीज हैं जो कि आपके पासबुक पे शो करेगा, और इसी तरह आपके कैश बुक पे एज यूजुअल 1000 रुपीज शो करेगा। और फिर बैंक क्या करता है, वो आपके डिपॉजिट पे आपको 100 रुपये एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर इंटरेस्ट पे करता है। तो बैंक पासबुक जो आपकी बैलेंस है वो 1100 रुपीज शो करेगा। लेकिन जब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, आपको पता ही नहीं होता है कि मेरे बैंक में इंटरेस्ट जो है वो पे किया गया है, वो ऐड किया गया है। आपका कैश बुक 1000 रुपीज ही शो करेगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, ये जो आपको इंटरेस्ट मिला है इसको आप अपने कैश बुक में ऐड करेंगे। तो इस तरह जो आपकी बैलेंस है वो 1000 रुपीज प्लस 100 रुपीज यानी 1100 रुपीज बन जाएगी। इसी तरह दोस्तों, बिल इज कलेक्टेड एंटर्ड इन पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। इसी तरह अगर आपको कोई पेमेंट कलेक्ट हुई है जो आपको रिसीव होने वाली थी, वो बैंक के जरिए से आपके अकाउंट में ट्रांसफर की गई है, वो आप बैंक के जरिए से आपको मिली है और अभी तक आपने उसको कैश बुक में एंटर नहीं किया है, तो उन बिल्स को भी आप अपने कैश बुक में एंटर करेंगे। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें लेस की जाती हैं जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री, चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड। आपने क्या किया, आपने एक चेक रिसीव की, आपने उस चेक को बैंक पे भेजा ताकि वो आपके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर हो जाए, डिपॉजिट हो जाए। लेकिन वो चेक जो है वो आपके अकाउंट में ऐड नहीं होती, डिपॉजिट नहीं होती। तो यहां पर जब आप बैंक में चेक भेजते हैं तो आप क्या करते हैं, वो जो अमाउंट है जो आपको चेक का मिलना है, आप कैश बुक में उसकी एंट्री करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आपके कैश बुक में 20,000 रुपीज हैं और आपके पासबुक एज यूजुअल 20,000 रुपीज ही शो करेगा, और आपने एक चेक भेजी बैंक पर जो आप चाहते हैं कि वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाए। तो जब आप भेजते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपको 5,000 रुपए की चेक को डिपॉजिट करना है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे कि आपने बैंक में चेक भेजी, उसका अमाउंट जो है यहां पर आप ऐड कर लेंगे अपने कैश बुक में। तो आपके कैश बुक में अब जो नई बैलेंस है वो 25,000 रुपये जो है वो शो करेगा। लेकिन जब आप यही चेक बैंक में भेजते हैं और बैंक में ये जो चेक है वो क्रेडिट नहीं हो जाती है किसी भी वजह से, चाहे चेक पे साइन सिग्नेचर की कोई प्रॉब्लम हो, डेट की कोई प्रॉब्लम हो, या बैंक में पैसे नहीं है, तो किसी भी वजह से ये चेक जो है आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हो जाती है, तो इस तरह आपका जो पासबुक है वो आपकी बैलेंस सिर्फ 20,000 रुपीज ही
शो करेगा, जबकि आपका कैश बुक जो है वो 25,000 रुपीज शो करेगा। तो इस हालत में आपको क्या करना होगा, ये जो 5,000 रुपये आपने अपने कैश बुक में ऐड किए हैं उनको यहां पर आपको माइनस करना होगा। तो जब आप 5,000 रुपीज माइनस करेंगे तो आपकी बैलेंस जो है वो 20,000 यहां पर पासबुक के साथ मैच होगी। तो चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड, तो इसको आप माइनस करेंगे कैश बुक से। इसी तरह दूसरी एंट्री है चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो ये भी यही एंट्री है, आपने कोई चेक भेजी बैंक में ताकि वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाए, डिपॉजिट हो जाए, लेकिन वो क्रेडिट नहीं होती है, तो आप फिर से इसको क्या करेंगे, इस अमाउंट को अपने कैश बुक से माइनस करेंगे, लेस करेंगे। नेक्स्ट है चेक्स पेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड। आपने कोई चेक भेजी बैंक पे ताकि वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाए, तो वो वहां से डिसऑनर होती है, यानी आपके जो बैंक वाले हैं वो इस चेक का अमाउंट जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, ऐड नहीं करते हैं किसी भी वजह से। फॉर एग्जांपल वहां पर बैलेंस ही नहीं है, वहां पर पैसे ही नहीं है, या चेक में कोई दूसरी प्रॉब्लम है, तो डिसऑनर किया जाता है चेक को। तो ये जो अमाउंट है जो आपने कैश बुक में ऐड किया होगा उसको आप वापस कैश बुक से माइनस करेंगे, लेस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझेगा। चेक्स इशूड एंड ऑनर्ड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। आपने कोई चेक इशू की, यानी आपने किसी को चेक दी ताकि वो आपके अकाउंट से पैसे निकाले, उसको ऑनर भी किया गया, यानी चेक निकली भी, लेकिन आपने उसको कैश बुक में एंटर नहीं किया है, तो आप क्या करेंगे, इस एंट्री को आप लेस करेंगे, यानी माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आपके कैश बुक आपको बैलेंस शो कर रहा है 20,000 रुपीज, और आपने किसी को चेक इशू की फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपीज की, और ये जो बंदा है ये 2,000 रुपीज लेकर जो है वो बैंक के पास गया, तो बैंक से क्या करेगा, वो आपके जो 2,000 रुपीज की चेक है उसको विड्रॉ करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके बैंक में भी 20,000 रुपीज एज यूजुअल ही होंगे, तो यहां पर बैंक क्या करेगा, इन 2,000 रुपये को यहां से माइनस करेगा, तो बैंक में आपकी जो बैलेंस है वो 18,000 रुपीज होगी। लेकिन यहां पर आप क्या करते हैं, आपको ये एंट्री जो है यहां पर कैश बुक में भी करनी थी, लेकिन आप जो है नहीं करते हैं, आप भूल जाते हैं, और जब आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो यहां पर आपकी जो बैलेंस है आपका कैश बुक वो तो 20,000 रुपीज शो करेगा, लेकिन क्योंकि आप भूल गए हैं, यहां पर आपको दिखाता है कि आपके पासबुक में सिर्फ तो 18,000 रुपीज हैं, और ये जो आप एंट्री भूल गए हैं, यानी ये जो 2,000 रुपये आप भूल गए हैं, यहां से आपको ये माइनस करना होगा, और इस तरह आप की जो नई बैलेंस बनेगी वो 18,000 रुपीज बनेगी। तो फिर से याद रखें, चेक्स इशूड, आपने चेक इशू की, उसको ऑनर भी किया गया, यानी पैसे भी निकाले गए, लेकिन अगर आप कैश बुक में उस एंट्री को एंटर करना भूल गए हैं तो आपको माइनस यहां पर उस एंट्री को करना होगा। इसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है बैंक चार्जेस, यानी जो चार्जेस बैंक हमसे काटता है। फॉर एग्जांपल एसएमएस के चार्जेस हो गए, बैंक अकाउंट मेंटेनेंस के चार्जेस हो गए, या कोई दूसरा भी चार्ज जो बैंक हमसे लेता है। तो एग्जांपल के तौर पर अगर हमारे बैंक में 2,000 रुपीज़ हैं और हमारे अकाउंट से 500 रुपीज़ चार्जेस काटे गए, तो हमारी जो नई बैलेंस है वो 1,500 रुपीज़ ही बचेगी। और एज यूजुअल अगर हम कैश बुक की बात करें तो कैश बुक में हमारा शो करेगा बैलेंस 2,000 रुपये, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे अकाउंट से 500 रुपये काटे गए हैं एज चार्जेस। तो जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो उस टाइम ये जो चार्जेस हमारे बैंक से काटे गए हैं इनको हमें यहाँ पर लेस करना होगा। तो इस तरह हमारी जो नई बैलेंस है वो रिकंसिल हो जाएगी बैंक अकाउंट के साथ। नेक्स्ट पॉइंट भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इनटू कैश बुक। तो कभी कभी दोस्तों बैंक जो है वो हमारी तरफ से
पेमेंट्स करता है। फॉर एग्जांपल कोई ईएमआई हो गया, कोई किस्त होगी या रेंट होगी, या फॉर एग्जांपल हमारी बिजली फी होगी, ये कभी कभी बैंक जो है हमारे अकाउंट से ये पेमेंट्स कर देता है और हमें इनका पता भी नहीं चलता कि बैंक ने हमारी तरफ से पेमेंट की है किसी कस्टमर को। तो वो जो अमाउंट्स हैं उनको भी हमें अपने कैश बुक से लेस करना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड इन पासबुक, अगर पासबुक में कोई भी अमाउंट गलती से डेबिट हो गया हो तो हमें उसको कैश बुक में क्या करना होगा, माइनस करना होगा। इसी तरह चेक्स एंटर्ड इनटू कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक, चेक जो है जो एंटर की गई है कैश बुक में लेकिन उनको बैंक में पेमेंट के लिए भेजा ही नहीं गया, तो उसको भी हमें माइनस करना होगा, लेस करना होगा कैश बुक से। और इस तरह जो हमारी लास्ट बैलेंस आती है रिकैंसिलेशन स्टेटमेंट में, ये आपको याद रखना होगा। अगर हम पहली बैलेंस कैश बुक से लेते हैं तो लास्ट में हमको लिखना पड़ता है बैलेंस पर पासबुक। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बैंक रिकैंसिलेशन स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस और एमसीक्यूज लाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं ये वीडियो यहीं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप डेली वीडियोस अपडेट्स नोटिफिकेशंस पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।